जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ अपने अध्ययन को जारी रखे हैं। और आपको जहाँ पर भी लग रहा हो कि मैंने अब तक कम पढ़ा हूँ, मुझे इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो आप लोग अभी से ही आप उस चीज़ को आकलन करते रहें, ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है और उसी में सब तरह का आयोजन, नया साल, तमाम तरह की बात, आना जाना ये सब बात लगे ही रहता है, ठीक है। चलिए, आज का हम लोग का शीर्षक है क्लर्क की मौत, जो कि कक्षा 12वीं का प्रतिपूर्ति प्रतिपूर्ति खंड का दूसरा अध्याय है, समझ ना। तो पहले मैंने प्रतिपूर्ति में गद्य खंड को समाप्त किया, अब प्रतिपूर्ति को, उसके बाद हम लोग सीधा रुख करेंगे काव्य खंड की दिशा में, ठीक है। क्लर्क की मौत अंतोन चेखव के द्वारा, जो कि उनका समय रहा है कालखंड उनका रहा है 1860 से 1904। रूसी कथाकार, नाटककार चेखव की गिनती विश्व के सार्वकालिक महान लेखकों में होती है। उनका लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में उघाड़ता है, समझ ना। आम आदमी की निरुपायता, उसकी लाचारगी रह रहकर उनके लेखन में उभरती है। चेखव की काला विडंबनापूर्ण परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति के करुण स्थितियों का ईमानदार साक्ष्य प्रस्तुत करती है। महान रूसी कथाकार लेव तॉल्स्टॉय ने चेखव के लिए कहा था, चेखव एक अतुलनीय कलाकार हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से अद्वितीय व जीवन के कलाकार हैं। उनकी रचनाओं का गुण यह है कि वह बोधगम्य और भावनाओं के निकट हैं, न केवल प्रत्येक रूसी के लिए बल्कि प्रत्येक मानव के लिए, समझ ना। ऐसा नहीं कि केवल रूसी वाले लोगों के लिए, लेकिन नहीं, प्रत्येक आम जनमानस के लिए है ये। अंतोन चेखव जी, समझ ना। तो किस लिए जाने जाते हैं भैया? सर्वकालिक महान लेखकों में होती है इनकी गिनती, समझ ना। तो चलिए, कहानी यहाँ से हम लोग का शुभारंभ होता है और एक एक लाइन पर हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक सुंदर रात को क्लर्क इवान दमित्रिच चेरबेकोव्य अव्वल दर्ज की दूसरी पंक्ति में बैठकर दूरबीन की मदद से लक्लोचेस द कर्नविल का आनंद ले रहा था। वह खेल देख रहा था और अपने को सबसे सुखी मनुष्य समझ रहा था, जब एकाएक कहानियों में एकाएक एक घिसा पीटा शब्द हो गया है। किंतु लेखक सही ही है। जिंदगी अचंभों से भरी है। तो एकाएक उसका चेहरा सिकुड़ गया, उसकी आंखें आसमान की ओर चढ़ गई, उसकी सांसें रुक गई। वह आंखों से दूरबीन हटाकर अपने स्थान पर दोहरा हो गया और आक्षी, कहने का मतलब यह कि उसे छींक आ गई, समझ ना। यूँ तो हर बार किसी को जहाँ चाहे छींकने का हक है। किसान, थाने का दरोगा, यहाँ तक कि प्रिवी काउंसिल के मेंबर तक छींकते हैं। हर कोई छींकता है, हर कोई। चेरवक्व्य को इससे कोई झेप नहीं लगी। रुमाल से उसने अपनी नाक पोंछी और एक विशिष्ट व्यक्ति होते हुए अपने चारों तरफ देखा कि कहीं उसकी छींक से किसी को असुविधा तो नहीं हुई, समझ ना। और तभी वह सचमुच झेप गया, क्योंकि उसने एक वृद्ध व्यक्ति को पहली पंक्ति में अपने ठीक आगे बैठा हुआ देखा, जो अपनी गंजी खोपड़ी और गर्दन को दस्ताना से पोंछ रहा था। दस्ताना समझ ना, हाथ में पहनने वाला, पहन के साइकिल उकिल आप लोग चलाते होंगे ठंडा में, चाहे गर्मी उर्मी में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। और कुछ बड़बड़ाता जा रहा था। चेरबकोव्य ने उस बूढ़े को पहचान लिया कि वह यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल बिरजालोव है।
मैंने उनके ऊपर छींका है। समझ रहे हैं? चेरबक्कवे ने सोचा, वह मेरे अफसर नहीं है, यह सही है, किंतु अभी यह कितना भद्दा है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। थोड़ा उनको लग रहा है कि गलती का एहसास हो रहा है, तो लग रहा है कि भाई उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। हल्के से खांस कर चेरबक्कोव चेरबक्कोव आगे झुका और जनरल के कान में फुसफुसाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ महान अनुभाव, मैं छींका था, मेरा मतलब यह नहीं था कि अजी कोई बात नहीं, कृपया मुझे क्षमा कर दे, मैं यह जानबूझकर नहीं हुआ था। क्या चुप क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मुझे सुनने दो। कुछ घबराया हुआ चेरकोव्य झेप में मुस्कुराया और खेल की तरफ मन लगाने की कोशिश की। वह खेल देख रहा था, किंतु उससे आनंद नहीं आ रहा था। बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मध्यांतर में वह बिरजालोव के पास पहुंचा, थोड़ी देर के लिए उनके आसपास घूमा फिरा और फिर साहस बटोरकर मिनमिनाया, हुजूर, मैंने आपके ऊपर छींक दिया, मुझे क्षमा करें, आप जानते हैं मेरा यह मतलब नहीं। अरे बस मैं तो यह भी भूल गए मैं यह भी मैं मैं तो यह भी मैं तो भूल भी गया था। समझ रहे? मैं देखिए कहाँ चल गए। छोड़ो अब इस बात को, जनरल ने कहा और बेसब्री में उसका अधर पकड़ अधर फड़कने लगा। कहते हैं कि भूल गए हैं, लेकिन आंखों में विदेश भरा है। चेरबेकोव ने जनरल की ओर निसंदेह की नज़रों से देखते हुए सोचा, और बात नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें अवश्य समझना चाहिए कि मेरा यह मतलब नहीं था कि यह एक स्वाभाविक चीज़ थी, नहीं तो शायद वह यह सोच बैठे कि मैं उन पर थूकना चाहता था। अभी भले ही वह सोचे ना सोचे, लेकिन अभी भले ही वह ऐसा ना सोचे, लेकिन बाद में शायद सोचने लगे। घर पहुंचकर चेरबकोव ने अपनी पत्नी को अपने अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। उसे लगा कि उसकी बीवी ने इस घटना की बात बड़ी बेपरवाही से सुनी। पहले वह सहम गई, पर यह जानकर कि बिरजालोव पराया अफसर है, निश्चिंत सी हो गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उसने कहा, नहीं तो वह सोचेंगे कि तुम्हें भले आदमियों में बैठने की सहूर नहीं है। यह तो मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर इसका ढंग ऐसा अजीब था, कोई कायदे की बात नहीं थी, फिर वहाँ बात करने का मौका भी नहीं था। अगले दिन चेरबकोव ने नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और बिरजालोव से माफ़ी मांगने गया। जनरल का मुलाकाती कमरा प्रार्थियों से भरा हुआ था और जनरल खुद अपने अर्जिया सुन रहा था। समझ ना? उनमें से कुछ से बात करने के बाद जनरल की निगाहें उठी और चेरबक्कोव के चेहरे पर जा अटकी। हुजूर, कल रात आर्केडिया में, अगर आपको याद हो, क्लर्क ने कहना शुरू किया, मैं हाँ मुझे छींक आ गई थी और ऐसा हुआ, मैं क्षमा चाहता। उफ, क्या बकवास है, जनरल ने कहा और दूसरे आदमी की ओर मुड़ा। मेरी बात सुनते नहीं? डर से पीले उठते हुए चेरकोव्य ने सोचा चेरबकोव ने सोचा, इसका मतलब है वह मुझसे नाराज है। बात यहीं खत्म नहीं की जा सकती, मुझे यह बात उन्हें समझा ही देनी चाहिए। समझ रहे ना? अब जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके अपने निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा। चेरकोव्य उनके पीछे भिनभिनाता हुआ जा पहुंचा। हुजूर, मुझे माफ करे, हार्दिक पश्चाताप होने के कारण ही मैं आपको कष्ट देने का दुस्साहस कर पा रहा हूँ। जनरल ने रुआंसा चेहरा बनाया, हाथ हिलाया और तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो जनाब, कहकर वह दरवाजे के पीछे छिप गया। मजाक, चेरकोव्य ने सोचा,
मुझे तो इसमें कोई मजाक की बात दिखाई नहीं देती। समझ ना, छोटा सा छींक को लेकर समझ ना किसी अफसर के यहाँ चल जाना, ये क्या मतलब बचकानी हरकत है। जनरल, हाँ जनरल है, पर इतनी सी बात नहीं समझते। बहुत अच्छा, मैं इस भले आदमी को अब अपनी क्षमा प्रार्थनाओं से परेशान नहीं करूंगा। भाड़ में जाए वह, मैं इन्हें एक पत्र लिख दूंगा। मैं अब उनके पास जाऊंगा नहीं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। बस ऐसे ही विचारों में डूबा चिरबैकोब वापस घर पहुंचा, पर उसने पत्र नहीं लिखा। उसने बहुत सोचा विचारा, लेकिन वह यह नहीं तय कर पाया कि बात किन शब्दों में लिखी जाए। अतः अगले दिन फिर उसे मामला साफ करने के लिए जनरल के पास जाना पड़ा। श्रीमान, मैंने कल आपको कष्ट देने की जो हिम्मत की थी, समझना, उसने कहना शुरू किया। अब जनरल ने उस पर प्रश्न सूचक निगाह डाली। आप पर हंसने के लिए नहीं, जैसा कि हुजूर ने कहा। मैं आपके पास माफ़ी मांगने आया था कि आपको मेरी छींक से कष्ट हुआ। जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने की बात है, मैं ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकता। बात समझ ना, मैं यह हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अगर हम लोगों के दिमाग में ऐसे व्यक्तियों का मजाक बनाने की बात घर कर जाए, तो फिर सम्मान की भावना कहाँ रह जाएगी? बड़ों की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। समझ ना? तो ऐसा बात बोला। निकल जाओ यहाँ से। गुस्से से कांपते लाल पीले हो जनरल चीखा। भय से भय से स्तंभित होकर चेयर को भी फुसफुसाया। क क्या? पैर पटकते हुए जनरल ने दोहराया, निकल जाओ। चेयर चेयरबैकोब को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट सा गया हो। लड़खड़ाते हुए पीछे चलकर वह दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। वह न कुछ देख रहा था, न कुछ सुन रहा था। संज्ञा शून्य यंत्र चालित सा वह सड़क पर बढ़ता गया। घर पहुंचकर वह बिना वर्दी उतारे जैसे का तैसा सोफे पर लेट गया और मर गया। समझ ना क्या स्थिति हो गया। तो कहानी देखे ना, क्या छींक को लेकर ऐसा ऐसा बात हो रही है, समझ ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा इस सबसे प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी आप लोग कहिएगा कि भैया छोड़ दिए इस तरह की बात। आप लोग के मन में थोड़ा सा प्रश्न उठने लगते हैं, प्रश्न उठना लाजमी है। समझ ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।